नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद नेटवर्क मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद नेटवर्क मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में इस समय राहुल गांधी जी का अमेरिका दौरा बड़ा एकदम चर्चाओं में है और राहुल गांधी की वहाँ जो इंटरव्यू चल रहे हैं या उनकी जो मीटिंग चल रही हैं और जो लोगों से वहाँ के जो भारत अप्रवासी भारतीय हैं जिनसे उनका संवाद चल रहा है, उसको वहाँ जो राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भारतीय राजनीति के अंदर छाई हुई हैं। जहाँ बीजेपी उनके वक्तव्यों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है और वह लगातार राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि भारत का अपमान कर रहे हैं अपने बयानों से, अपने शब्दों के द्वारा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह जो भारतीय राजनीति के बारे में उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है उसका वह जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह के तर्क वितर्क कांग्रेस और बीजेपी के मध्य लगातार चल रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का नया दौर भी देश की राजनीति में शुरू हो गया है। हालांकि हमने पहले भी देखा था जब राहुल गांधी इससे पहले दूसरे विदेशी दौरों पर गए थे, वहां जो उनके बयान थे उसको लेकर भी लगातार पार्लियामेंट में हंगामा होता रहा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनसे माफी मांगने की मांग की जाती रही। वहीं कांग्रेस इसके उत्तर में कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश में गए हैं उन्होंने भी अपने बयानों से, अगर इसी मापदंड पर देखें तो उन्होंने भी भारत का अपमान किया है। तो इस तरह से दोनों पक्षों में लगातार विवाद की स्थिति में दिखाई देती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ इस मंच पर है। मैं उनका परिचय अपने दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, जो कि देश के जाने माने पत्रकार हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उनकी पहचान है देश के अंदर। मैं उनका संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हिमांशु जी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं, वो भी देश के जाने माने बड़े पत्रकार हैं और उनका भी संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही नेहा शुक्ला जी हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से इस समय, और वह भी एक अमेरिका चैनल पर हैं जो लगातार भारत और अमेरिका की जो राजनीति के अंदर क्या चलता रहता है और क्या सोचते हैं लोग देश के और विदेश के भारतीय राजनीति के बारे में, उस पर बड़ा उनकी अच्छी पकड़ है। उनका मैं संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं नेहा जी से करता हूँ, क्योंकि वह लगातार कहीं ना कहीं अमेरिकी जो लोग हैं उनसे भी, वहाँ के प्रवासी भारतीय हैं उनसे लगातार जुड़ी रहती हैं और अपने चैनल के माध्यम से लगातार एक राजनीतिक संवाद का दौर ये वहाँ चलाती रहती हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो इस समय अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ जो उनके संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों से बातचीत उनकी चल रही है, जिस तरह से वह भारतीय राजनीति को लेकर और देश की विदेश की राजनीति को लेकर अपने बयान दे रहे हैं, अब क्या लगता है कि राहुल गांधी के बयानों से कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती नजर आ रही है? क्या राहुल गांधी का जो एक बयानों के द्वारा जिस तरह से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, वह क्या बीजेपी कहीं ना कहीं पसोपेश में या उन बयानों में कहीं फंस गई है, जो बार बार राहुल गांधी की चर्चा बीजेपी करना मजबूरी हो गई है? क्या लगता है आपको नेहा जी? बीजेपी की जो झुंझलाहट है वो इसलिए भी है प्रशांत जी, क्योंकि इस बार जो इंटरेक्शन राहुल जी कर रहे हैं, चाहे ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी हो या फिर नेशनल प्रेस क्लब में हो, या फिर विभिन्न भारतीय समुदाय के साथ जो उनका इंटरेक्शन चल रहा है, जो सवाल और जो वो सवाल ले रहे हैं, ये कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टफ क्वेश्चंस है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन। मेरे लिए ये टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सहजता के साथ वो जो है उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इतना सहज होकर, इतनी परिपक्वता के साथ वो, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे वो भारत चीन के संबंध हो, चाहे वो यूएस की पॉलिटिक्स हो, या फिर भारत की जो समस्याएं हैं, इन सभी मुद्दों पर जिस तरह से वो खुलकर और सहज होकर बेबाकी के साथ बात रख रहे हैं, तो बीजेपी की झुंझलाहट तो बढ़नी जायज है। और देश में पिछले 9 वर्षों में जो भी खामियां रही हैं सरकार की, और उस खामियों को उनको सुनना तो दूर की बात है, वो एक्नॉलेज करने को भी तैयार नहीं है। और यही कमी जो है बीजेपी की और आरएसएस की और केंद्र की सरकार की, जो विरोधियों के सुर हैं वो और समय के साथ प्रखर होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। और ये जो चीज है, ये भारतीय समुदाय जो बाहर बसा हुआ है, धीरे धीरे जो उनकी नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। देश की बेटियों का भी आप देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी फर्जियत हो रही है वहाँ विदेशों में, कि भारतीय पहलवान जो हमारे देश की शान बेटियां हैं, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। और सिर्फ इसलिए बर्ताव हो रहा है क्योंकि राजनीति के लिहाज से बृजभूषण शरण सिंह का जो है साथ है वो बहुत जरूरी है। तो ये चीजें जब पॉलिटिक्स ऊपर रखकर और देश की बेटियों की जब आप बात करते हो, तो ये सारी चीजें ज्यादा वहां पर एक नकारात्मक फीडबैक है यहाँ जो भी कर रहे हैं। और यही नहीं, अमेरिका और भारत के साथ जो संबंध है, आप वहां पर देखिए, वहां भी चुनाव होने वाले हैं, यूएस में भी चुनाव होने वाले हैं। और जो भारतीय समुदाय है वो बहुत ही प्रबुद्ध समुदाय माना जाता है, उसकी राजनीति में भी पैठ है, उसकी बिजनेस में भी बहुत ही हाई लेवल पे हाईली रिस्पेक्टेड और पैठ बहुत ज्यादा है। तो
एक दबदबा सा भी आप कह सकते हैं कि इंडियन कम्युनिटी का वहां पर देखा जाता है। इसीलिए जो भी भारतीय वहां पर हैं और उनका अपना देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम जो है किसी से छिपा नहीं है, उनमें राष्ट्र प्रेम जो है बहुत ज्यादा है। तो वो अपनी भारत की चिंताएं, भारत संबंधी जो चिंताएं हैं, वो राहुल गांधी के सामने उसको सभी को उठा रहे हैं, और राहुल गांधी ने हर मसले का बेबाकी से, सहजता से जवाब दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं ऐसा नहीं है कि विपक्ष की समस्याएं हैं, ये लोगों की समस्याएं हैं, आम इंडियंस की समस्याएं हैं। और राजनीति ऐसी ही तो होनी चाहिए। विपक्ष की राजनीति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी ही होनी चाहिए कि किसकी समस्या क्या है, विपक्ष आवाज रहा है जनता की। तो ये एक राजनीति का, मैं कहूंगी कि एक पॉलिटिकल करेक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट इस समय यूथ को भी है, दिख रही है, कनेक्ट कर पा रहे हैं, चाहे वो एनआरआई वहां पर हो या फिर भारतवंशी मूल के जो लोग हैं वहां पे, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबके बीच इस तरह से राहुल गांधी कनेक्ट कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो थिंक टैंक है वहां पर यूएस में, वो भी कहीं ना कहीं अब पहले के मुकाबले मुझे लगता है कुछ स्टेटमेंट्स भी आई हैं। आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम प्रॉपर, लेकिन वो स्टेटमेंट इतनी सॉलिड कही जा सकती हैं कि राहुल गांधी को एक बहुत ही मैच्योर, मंझा हुआ पॉलिटिशियन समझा जा रहा है, और ये सीधे सीधे बीजेपी को एक बड़ा थ्रेट है। जी जी, जैसा आपने कहा कि जो राहुल गांधी के बारे में धारणाएं बदल रही हैं, परसेप्शन बदल रहा है, तो उसी पर्सन को लेकर मैं हिमांशु जी के पास आता हूँ। हिमांशु, जैसा नेहा जी ने कहा कि राहुल गांधी एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह वहाँ दिखाई दे रहे हैं, और जो बीजेपी की झुंझलाहट है इसी से प्रतीत होती है कि वे लगातार राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है निकल के, जिस राहुल गांधी को बीजेपी हमेशा एक बड़ा हल्का राजनेता के तौर पर प्रचारित करती रही है, बड़ा एक ऐसा राजनेता के तौर पर प्रचारित करते हैं कि वे गंभीर नहीं किसी भी विषय पर, तो क्या राहुल गांधी के हर वक्तव्य पे बीजेपी जिस तरह से रिएक्शन देती है, क्या वह बीजेपी की जो उलझने हैं उन्हें बढ़ाने वाला है? क्या दिखाता, क्या दर्शाता है आपको, हिमांशु जी? देखिए बिल्कुल। सुनील जी के पास आता हूँ। हिमांशु जी के साथ कुछ कनेक्शन में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो सुनील जी से आपने नेहा जी को सुना था कि राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह के कयास जहाँ लगते हैं, वही परसेप्शन, एक बदला हुआ परसेप्शन नजर आता है। जिस तरह से अमेरिका में उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से वे बड़े सहजता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, क्या वे बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा सिरदर्द बन रही है राहुल गांधी की विदेशी यात्राएं, या भारत के अंदर जो तरह से लगातार वह हमला कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर? आपको क्या लगता है, सारा मतलब परिदृश्य आप किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद संजय। राहुल गांधी की जो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की यात्रा है, और इसके पहले जो उन्होंने ब्रिटेन की यात्रा की थी, जो दोनों वो यात्रा भी काफ़ी चर्चित रही थी। उन दोनों यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर असर पड़ा है। इसकी वजह एक ये मानता हूँ कि विदेशों में प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी का जो अपना ऑरा था या ऑरा है, वह काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो जहाँ कहीं भी गए, बड़े पैमाने पर इंडियन डायस्पोरा ने उनका स्वागत किया, बढ़ चढ़ करके लोग आए, उनको सुने, उनका व्यापक उनको समर्थन मिला। और एक भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत व्यापक तरीके से प्रसारित भी किया। भारतीय जनता पार्टी के या संघ परिवार के जो अन्य संगठन है, विदेशों में काम करते हैं, उन्होंने इन आयोजनों में भी बड़ी उत्साह पूर्वक उसमें शिरकत किया और उनके आयोजन में व्यापक बनाने की कोशिश की, लोग भी आए। लेकिन राहुल गांधी की कुछ जो यात्राएं हुई, और इन यात्राओं में जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग शामिल होने आए, यह राहुल गांधी की यात्राओं को महत्वपूर्ण बना देता है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा और एक सामान्य नेता की यात्रा, उन दोनों में बहुत फर्क है। जब प्रधानमंत्री, किसी देश के प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो जो पूरा का पूरा जो डिप्लोमेटिक सर्किल है, कूटनीतिक जो व्यवस्था है, उनके यात्रा को सफल बनाने के लिए लग जाती है। भारतीय दूतावास और राजनयिक उन पूरे कार्यक्रमों के आयोजन में और उन कार्यक्रमों को सफल बनाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। जबकि एक संस्थागत समर्थन मिलता है प्रधानमंत्री कोई भी। लेकिन जब एक सामान्य व्यक्ति यात्रा करता है, तो इस तरह का कोई भी संस्थागत समर्थन नहीं मिलता। या तो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, जो वहाँ रहने वाले हैं, या जो जिन संगठनों को चलाते हैं, वो आगे बढ़ करके आवें और आपको आमंत्रित करें और उन लोगों को मोबिलाइज करें कि आपको सुनने के लोग आए, या लोगों का स्वाभाविक आकर्षण हो। आप विदेशों में
प्रलोभन देकर के लोगों को नहीं बुला सकते, ये संभवतः वो दिखता नहीं है कहीं। और इस लिहाज से राहुल गांधी की यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है कि राहुल गांधी को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध और प्रतिष्ठित संस्थानों ने आमंत्रित किया अपने यहाँ कि आप आइए और हमारे लोगों से बातचीत कीजिए और व्याख्यान दीजिए। और राहुल गांधी ने उन यात्राओं को, उन प्रस्तावों को, उन आमंत्रणों को स्वीकार किया। अभी जो यूएस के जिस विश्वविद्यालय में राहुल गांधी गए वो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, स्टैनफोर्ड सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है। मतलब उस विश्वविद्यालय के 32 प्राध्यापकों को नोबेल प्राइज मिल चुका है विभिन्न क्षेत्रों में। यह सामान्य बात नहीं होती है। आप अपने यहाँ देख लीजिए, चाहे दुनिया के अन्य विश्वविद्यालयों में देख लीजिए तो स्थितियाँ नहीं है। वो यह कि एक बहुत जागरूक किस्म का वो परिसर है, एकेडमिक परिसर है, और बहुत ही जागरूक किस्म के लोग वहाँ पे हैं जो न केवल स्वयं जागरूक हैं बल्कि वो जनमत को प्रभावित करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों ने भी राहुल गांधी को बुलाया और बढ़ चढ़ कर के भाग लिया, बड़े पैमाने पर उनसे सवाल जवाब किए। तो एक इसलिए राहुल गांधी की यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है। वाशिंगटन डीसी में जो नेशनल प्रेस क्लब है यूएस का, उसने राहुल गांधी को आमंत्रित किया और बड़े पत्रकार वहाँ मौजूद हुए और उन्होंने सवाल जवाब किए, एक से एक टेढ़े मेढ़े सवाल किए और राहुल गांधी ने उन सभी सवालों का बहुत धीरतापूर्वक तार्किक तरीके से जवाब दिया, अपने जो उन्होंने उचित समझा। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा महत्वपूर्ण जाती है कि सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने आज तक कहीं पत्रकारों से बात नहीं की, न विदेशों में और न स्वदेश में। देशों में उन्होंने बात नहीं की, विदेशों में उन्होंने कहीं बात नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ने पत्रकारों से मिलने में कहीं गुरेज नहीं किया और अपनी बात कहने में कभी वो एक साफगोई रखी उन्होंने सरकार का समर्थन भी किया और सरकार पर तीखे हमले किए, मतलब भारतीय सरकार के ऊपर तीखे हमले भी किए। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत सरकार का जो स्टैंड है उसका समर्थन किया और कहा कि जो रूस के साथ भारतीय राजनीतिक संबंध है और जो उसमें भारत सरकार का रवैया है हम उसके साथ हैं, ये राष्ट्रहित में है। लेकिन चीन के मामले में उन्होंने भारत सरकार के रवैये की आलोचना की। देश में जो संवैधानिक संस्थाओं को कथित रूप से कमजोर किए जाने का उनका आरोप, लगातार जो आरोप है, उसका उन्होंने जवाब दिया, सवालों के एक क्रम में जवाब दिया। उन्होंने अपने तरफ से कोई बयान नहीं दिया। पत्रकारों ने पूछा या जिन जगहों पे वो भाषण दे रहे थे वहां के में उपस्थित लोगों ने उससे सवाल किए तो उसका उन्होंने जवाब दिया और जवाब उनके वही है जिस तरह की बात वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश के भीतर वो करते रहे। देश के भीतर भी जिस तरीके से, जिस साफगोई के साथ, जिस तार्किकता के साथ वो अपनी बात कहते रहे उसको उन्होंने विदेशों में भी कहा। भारतीय जनता पार्टी ने इन यात्राओं को खारिज करने की कोशिश की, यह कह करके कि इन्होंने विदेशों में जाकर के देश का अपमान किया, या लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती और दुनिया में यह परंपरा है। आप याद कीजिए, वियतनाम की जब लड़ाई हो रही थी तो अमेरिकी लोगों ने यूएस के सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किए, सरकार के निर्णय नीतियों की और निर्णयों की उन्होंने आलोचना की। तो सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती। वियतनाम युद्ध का अगर यूएस के नागरिकों ने विरोध किया, इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि उन्होंने यूएस का विरोध कर दिया, अपने देश का विरोध कर दिया। एक विषय पर सरकार के नीतियों या निर्णयों की उन्होंने आलोचना की। तो दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह स्वीकार नहीं किया जाता कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना, बल्कि यह माना जाता है कि अगर सरकार की गलत निर्णयों का विरोध नहीं करते हैं तो आप देश का विरोध करते हैं, आप देश के खिलाफ काम करते हैं, उसमें देश का अहित शामिल है। तो कोई भी लोकतांत्रिक देश जो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, जहां के नागरिक अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रति सतर्क हैं, वो सरकार के निर्णयों के खिलाफ खड़े होते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और सड़कों पर उतरते हैं। और इस बात का वो कभी भी उनके मन में नहीं होता कि आप सरकार के खिलाफ हैं और या देश, मतलब सरकार के अगर खिलाफ हैं तो देश के खिलाफ। तो यह नरेशन चला नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन देश के लोगों, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो राहुल गांधी के विदेशों में बढ़ रही प्रसिद्धि, उनको सुनने के लिए आने वाले लोगों की बढ़ती हुई तादाद, विदेशों में रह रहे जागरूक किस्म के लोगों के साथ, जनमत को प्रभावित करने वाले लोगों के साथ एक राहुल गांधी का एक बेहतर संवाद, दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा राहुल गांधी को अपने यहाँ भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाना,
उन समारोहों में बड़े पैमाने पर भारतीय मूल के लोगों का या जो भारतीय वहां जाकर काम कर रहे हैं उन लोगों का शिरकत करना, यह सत्तारूढ़ दल के लिए बेचैनी का विषय है। क्योंकि अब तक यही माना जाता था कि विदेशों में मोदी जी के अलावा अब आज की तारीख में कोई ऐसा भारतीय नेता नहीं है जिसकी पूछ परख हो वहाँ। राहुल गांधी ने इस पूरे के पूरे नरेशन को, इस पूरे के पूरे भाव को तोड़ा है। और राहुल गांधी को सुनने के लिए जिस तरीके से लोग आए और जिस दृढ़तापूर्वक राहुल गांधी ने अपनी बातों को कहा, यह बेचैनी पैदा करता है कि विदेश में जाकर के प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा, मैंने कभी नहीं देखा था, मैं पहली बार मोदी जी को देखा कि उनके तमाम कार्यक्रमों को तुरंत खटाखट लोग ट्वीट करते हैं, सामाजिक सोशल प्लेटफॉर्म पर उसको दिया जाता है। पहले यह केवल जो राजनयिक होते थे वही करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के को इतने उनकी प्रसिद्धि को बताने के लिए, स्थापित करने के लिए सत्तारूढ़ दल जो है वो भी अपनी तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसको प्रसारित करता रहा। लेकिन और यह बताने की कोशिश करता रहा है कि भारतीय नेताओं में केवल और केवल राहुल मोदी जी की ही प्रसिद्धि है और विदेश के लोग विश्व गुरु के रूप में उनको एकदम स्वीकार कर लिए। यह जो बताने की कोशिश या स्थापित करने की कोशिश की गई, उस पे राहुल गांधी की इन यात्राओं ने उसको उस पूरे के पूरे ऑरा को कम करने का एक प्रयास किया है। और विदेशों में जो स्वीकृति मिली है राहुल गांधी को, यह भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही है। ये तो एक केवल उनकी यात्राओं का क्रम रहा। दूसरी चीज कि अपनी यात्राओं के दौरान राहुल गांधी ने जो भारत सरकार की नीतियां हैं, जो तौर तरीका है, सत्तारूढ़ दल के जो कार्यक्रम हैं, उनके काम करने का तौर तरीका है, समाज के विभिन्न वर्गों की उपेक्षा है, आर्थिक और सामाजिक और जो नीतियों की वजह से जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ा है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं, व्यक्तियों के जो सार्वजनिक हित हैं उनकी अनदेखी की गई है, इन तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया और उन मुद्दों पर जिस तरह का उनको समर्थन मिला, जिस तरीके से लोगों ने तालियां बजा करके उनकी बातों का समर्थन किया, इससे भी भारतीय जनता पार्टी में एक बेचैनी है कि उन सभी मुद्दों को राहुल गांधी ने दुनिया के सामने रखा है जो राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्रीय अस्मिता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कभी इन चीज़ों की चर्चा नहीं करने देना चाहती थी, क्योंकि उससे उसका वह नरेशन प्रभावित होता है कि एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय हित में सोचती है। अगर दुनिया में कोई व्यक्ति जाकर के भारत का एक सबसे बड़ी पार्टी, दो बड़ी पार्टियों में से एक का नेता अगर जाके कहता है कि भारत सरकार की नीतियों की वजह से किस तरीके से वहाँ का सामाजिक जो ताना बाना है प्रभावित हो रहा है, किस तरह से वहाँ के कृषि प्रभावित हो रही है, किस तरीके से वहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, लोगों में किस तरह से रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, अगर इन मुद्दों को उठाता है तो दुनिया के लोग उसको सुनते हैं। और आज का दौर ये नहीं है कि आप किसी बात को कह दें और लोग उसको मान जाएं। जो बात कही जाती है उसको लोग अपने अपने तरीके से सत्यापित करने का भी प्रयास करते हैं, और जब सत्यापित करते हैं और विपक्ष के नेता के आरोप कहीं ना कहीं उनको लगता है कि तथ्यपरक हैं, तो उससे सरकार की छवि और सरकार के नेतृत्व करने वाले लोगों की छवि प्रभावित होती है। इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी। और राहुल गांधी की यात्रा मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं मोदी जी की तुलना में कि राहुल गांधी इस समय एकमात्र पार्टी के एक पार्टी विशेष के नेता हैं। वो भारतीय संसद के सदस्य भी नहीं, उस पार्टी के कोई वरिष्ठ पदाधिकारी भी नहीं। बावजूद इसके अगर दुनिया के पैमाने पर और विशिष्ट लोग, समाज में महत्व रखने वाले लोग अगर राहुल गांधी को अपने यहाँ बुला करके बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तो यह इसके लिए राहुल गांधी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए, उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि राहुल गांधी ने अपनी विश्वसनीयता दुनिया के पैमाने पर कायम की है। तो राहुल गांधी की दुनिया के पैमाने पर बढ़ती हुई विश्वसनीयता, विश्व के मंच पर भारत के तमाम उन सरकार के नीतियों की आलोचना, उन आलोचनाओं के प्रति भारतीय मूल का विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों का समर्थन, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वाभाविक रूप से एक बेचैनी का विषय है और होना भी चाहिए। जी जी, बड़े विस्तार से आपने बताया कि बीजेपी क्यों परेशान है राहुल गांधी के अमेरिकन दौरे से। तो इसी प्रश्न को लेकर हिमांशु जी के पास फिर आता हूँ। हिमांशु जी, सुना आपने पूर्व वक्ता को, सुनील जी को सुना, नेहा जी को सुना, और बात ये निकल के आती है कि जिस तरह से राहुल गांधी की विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखने को मिल रही है, लोग स्वीकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्या वह बीजेपी के लिए बेचैनी पैदा करने वाला है?
क्योंकि अभी तक जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद से वह लगातार विदेशी दौरों पर जब जब भी जाते हैं तो एक बड़ा प्रोग्राम उनके वहाँ पे आयोजित होते हैं और कहीं ना कहीं उससे भारतीय राजनीति के अंदर वह उन विदेशी दौरों को कैश करने की स्थिति में रहते हैं राजनीतिक तौर पर। तो क्या बीजेपी को ये लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी मोदी जी के बाद अगर कोई दूसरे नेता की हम बात करें, राहुल गांधी ही विदेशों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी स्थापित कर रहे हैं, क्या बीजेपी को लगता है कि उस बाहर के विदेशी दौरों से अमेरिका का दौरा हो या दूसरे अन्य देशों का दौरा, उससे राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता बढ़ रही है वह भारतीय राजनीति में प्रभाव उसका दिखाई दे सकता है बीजेपी को अपने सामने? क्या दिखाई लगता है आपको, पूरा क्या स्थिति आप समझते हैं? कि देखिए, जब से राहुल गांधी, मैं जैसे कहा राहुल गांधी का कमबैक, अब मेरी आवाज बराबर आ रही है आपको? आ रही है जी। तो जब से मैंने कहा कि जैसे राहुल गांधी का कमबैक हुआ, भारत जोड़ो यात्रा ने कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड और बहुत सारे लोगों ने उनके साथ बातचीत की, कहा समस्या है, रोजगारी को लेके समस्या है, कारोबार को लेके समस्या है, आर्थिक मुद्दों को लेके समस्या, और ये सब चीजें उन्होंने अपना मतलब खुद का जो फर्स्ट हैंड अकाउंट एक्सपीरियंस था वो नरेट करना शुरू किया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे भी वो जाते हैं। तो हमने देखा कि कैम्ब्रिज में भी उन्होंने मतलब जो इमर्जिंग इकोनॉमी के जो मॉडल्स है, जिस तरीके से कंट्रीज और या डेमोक्रेसीज के मॉडल है, चाइना और अमेरिका का कंपैरिजन देते हुए बात की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर मतलब ऐसी बात आई कि आपने भारत को बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि उस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। इस बार राहुल गांधी मुझे लगता है बहुत ही कॉशियस रहे अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में जो प्रेस क्लब का जो उनका जो इंटरेक्शन था उसपे कहीं से ये सवाल आया कि इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी क्या कर सकती है ऐसे मामले में। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से जवाब दिया, ये कहते हुए कि ये हमारा मामला है, ये हम निपटेंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के इस मुद्दों पे ऊपर बात होनी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, तो हम ये बात कर रहे हैं, हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। ये उन्होंने बहुत क्लियरली कर दिया। हालांकि अमित मालविया ने अपने ट्विटर हैंडल पे जो एक लेडी जो है जिसका कुछ लिंकेजेस है आईएसआई वगैरह जॉर्ज सोरोस के फंड के साथ, आई थिंक उसका मुझे नाम याद नहीं है, कविता समथिंग कुछ है, सुनीता कृष्णन, इसको लेके सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। पर अगर आप उनका जो इस बार का यूएसए का जो दौरा देखेंगे तो उन्होंने सिलिकॉन वैली के लोगों से अभी कुछ वार्तालाप किया जो कि लाइव हुआ है यूट्यूब पे 1 घंटे पहले, और उन्होंने स्टैनफोर्ड में जिस तरीके से बातें की, उन्होंने जिस तरीके से प्रेस क्लब में जो सवाल मतलब पूरी की पूरी देश की आर्थिक व्यवस्था को लेके, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके जिस तरीके से बातें की, तो कहीं अभी अगर आप देखने जाए तो उसमें से आप कुछ ऐसा नहीं निकाल सकते जहां पे कि वो बात आ सके कि आपने देश को बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि जब उनको पूछा गया उनके सामने जो केसेस है वगैरह, तो उसके ऊपर उन्होंने बात की, तो बिल्कुल एक मतलब एक जिसको बोले एक मुद्दा मिल गया बीजेपी को, और बीजेपी आ गई है इस मुद्दे पे कि आपने भारत की न्याय प्रणाली का जो है न्याय तंत्र है उसको बदनाम करने की कोशिश की है। तो मतलब ये ऐसा भी हो रहा है कि आप कहीं जाके कुछ बात भी नहीं कर सकते। हालांकि उनको पूछा गया था उनके केस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं पहला ऐसा सांसद हूं जिसके ऊपर इस तरीके से केस हुआ और ये सब हुआ है। तो अब ये उस लेवल पे आ गया है कि राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, अगर वो इंटरनेशनल मीडिया में नेशनल मीडिया में अगर हेडलाइंस बनने जा रहा है तो वो हेडलाइंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी अभी मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और जिस तरीके से वो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे आए, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार अगर आप देखेंगे तो वो चर्चा में रहे हैं। सडनली वो डीयू चले जाते हैं मेस में खाना खाने, कहीं दिल्ली में किसी मतलब बाजार में चले जाते हैं वहां पे छोले भटूरे खाने के लिए, कहीं पे ट्रकर्स के साथ अपना संवाद कर लेते हैं। तो ये मतलब जिसको बोले कॉन्स्टेंटली छाए हुए हैं, और मीडिया हेडलाइंस ग्रैब ना हो, मीडिया हेडलाइंस में अगर वो ना चाहे, उसका कोई इम्पैक्ट ना आए, या वो इन्फ्लुएंसर बढ़ के और ज्यादा इन्फ्लुएंसर ना हो जाए, ऐसे माहौल में जहां पे आपको साउथ इंडिया में क्लियरली अभी दिख रहा है कि फ्रिक्शन है। नॉर्थ इंडिया में तो फ्रिक्शन था, अब साउथ इंडिया में जिस तरीके से कर्नाटका के जो रिजल्ट है उसके बाद बीजेपी का मतलब ये चला है कि कुछ भी हो, राहुल गांधी एक इन्फ्लुएंसर नहीं बनने चाहिए, राहुल गांधी जो बात करे वो हेडलाइंस में नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो उसके सामने ऐसा काउंटर व्यू दीजिए कि वो लोगों को कन्विंस हो और उसके ऊपर से फिर मुद्दा पूरा हट जाए और एक अलग नजरिए से आप राहुल गांधी को देखने लगे। जो नजरिए से राहुल गांधी पेश आ रहे हैं वो नजरिए से आप ना देखें और एक अलग नजरिए से देखें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया हेडलाइंस मैनेजमेंट की भी बात है, कहीं ना कहीं एक डर भी है कि एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे वो खड़े हो रहे हैं, आम आदमी उनके साथ जुड़ रहा है। जैसे मतलब
एक बात ऐसे आ रही थी कि मीडिया इनकी बातें नहीं दिखा रहा है, तो इनका आप अगर यूट्यूब वगैरह देखेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने कांग्रेस वगैरह ने सोशल मीडिया का सॉलिड इस्तेमाल शुरू कर दिया है, अपनी हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव करते हैं, अपने हर एक वार्तालाप लाइव करते हैं, तो इसके जरिए लोग जुड़ने लगे। जो चीज बीजेपी ने 2014 में की थी वही आज कांग्रेस बहुत एग्रेसिव तरीके से कर रहा है और उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। हालांकि जो मीडिया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहता है और नहीं दिखाना चाहता है, लेकिन डिजिटल मीडिया इन मुद्दों को दिखा रहा है। और आजकल डिजिटल मीडिया की जिस तरीके से पकड़ है, तो उसको कहीं ना कहीं डाउस करने के लिए बीजेपी कुछ ऐसे मुद्दे लेके आती है उनकी स्पीच में से, उनके साथ बैठे लोगों में से, कि कहीं आपको कन्विंस हो या आपके माइंड में एक डाउट पैदा हो। क्योंकि एक कहावत है, जिसका आप काम ना बिगाड़ सको उसका नाम बिगाड़ दो। तो ये चीज अभी फिलहाल हो रही है। हालांकि कांग्रेस के रिवाइवल का जो कॉन्फिडेंस है वो कर्नाटका से, मतलब जिस तरीके से शुरू हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से पूरी रणनीति लाई है, तो एक कहीं प्राण आया है, कहीं प्राण फूका गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जो मतलब एक मान चुके थे कि हम ये जंग हार चुके हैं और हम आगे कुछ कर नहीं सकते। तो सडनली ये जो प्राणवायु फूका गया है, और साउथ एक अपॉर्चुनिटी है, नॉर्थ में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो इसको लेके जिस तरीके से पूरा रिवाइव हो रहा है कांग्रेस, राहुल गांधी, इसको लेके मुझे लगता है बिल्कुल 2024 के लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी, मैं कहूंगा, बौखलाई हुई तो है ही, लेकिन बीजेपी ये भी देखना चाहती है कि हेडलाइंस मैनेज ना करे और ज्यादा जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उनकी इन्फ्लुएंस को कैसे निगेट किया जाए और लोगों के मन में शक पैदा किया जाए ऐसे मुद्दों को लेके, कि ये जो बात कर रहे हैं इनकी कहनी और कथनी में फर्क है। तो कहीं ना कहीं ये, जैसे सोशल मीडिया के जमाने में ये सब चीजें चलती है, क्योंकि आप देखिए हर एक मुद्दे पे जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनाथ आ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, पवन खेड़ा आ जाता है, तो एक मुद्दे पे वो लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि चुप बैठते हैं। हालांकि ओडिशा का मुद्दा था, उसमें उड़ीसा में जो दुर्घटना हुई अभी ट्रेन की, तो बीजेपी ने अपने तरीके से डिसाइड किया कि हम किसी टीवी चैनल के डिबेट में नहीं जाएंगे, हम पहले जो काम करना है ग्राउंड पे वो करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो इसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी में बौखलाहट बिल्कुल है, और बीजेपी जिस तरीके से कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस या उसका जो रिवाइवल का जो चांस है फिलहाल 2024 के इलेक्शंस में, उसको कहीं ना कहीं निगेट करना चाहती है, डाउट माइंड में पैदा करने के लिए। और मुझे लगता है इसी वजह से ये सब बयानबाजियां आती है राहुल गांधी के लेक्चर के किसी भी मुद्दे से। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है, वह भी कहीं ना कहीं सोचने में विवश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रति उनका स्टैंड कैसा रहे। मैं नेहा जी के पास आता हूँ। नेहा जी, जैसे आप देखा कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, और भारत जोड़ो यात्रा से पहले के राहुल गांधी, एक तो उसमें जमीन आसमान का अंतर, सभी कहते हैं कि बड़ा अंतर है दोनों। अगर भारत जोड़ो यात्रा से पहले के राहुल गांधी को देखें और उसके बाद की जो राजनीतिक यात्रा है राहुल गांधी की, तो ऐसे में राहुल गांधी के पक्ष में एक बात और कही जाती है कि वे लोगों से सीधा संवाद करने में बड़े सहज रहते हैं। उनकी जो बातचीत का जो तरीका है आम आदमी के साथ, बड़ा एकदम सहजता के साथ, ऐसा लगता है कि बड़ा सरल तरीके से वे बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी की ये जो यूएसपी के तौर पर जो एक निकल के आई है उनकी बात, क्या ये बीजेपी के लिए बेचैनी पैदा करने वाला है? और जिस तरह से अमेरिका के अंदर भी, दूसरे देशों के अंदर भी वह क्या वहाँ के लोगों से कनेक्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो संवाद स्थापित कर रहे हैं, वह बेचैनी बढ़ा रहा है बीजेपी के अंदर? क्या आप महसूस करते हैं इस पिक्चर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर? जी बिल्कुल, बीजेपी की बेचैनी दिखते रहते हैं। बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई है भारत में, 3 ट्रेनें आपस में टकराई और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है, घायल हो गए हैं। तो जिस तरह से वहां पे प्रधानमंत्री के ऊपर कैमरा का एंगल फिक्स किया जा रहा था, ये साफ बता रहा था कि पीआर एक्सरसाइज कितना जो है एक्टिवली, अग्रेसिवली काम कर रहा है, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा जो है अब चरम पर पहुंच रहा है। रेल मंत्री काम कर रहे हैं, रेल मंत्री कुछ अभी बता भी नहीं रहे, घंटों गुजर गए, लेकिन क्या हो रहा है, क्या कोई स्पष्टता जो है वो रेल मंत्री की तरफ से नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री सीधे सीधे इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन मुझे याद आ रहा था मोरबी में जब हादसा हुआ तो प्रधानमंत्री वहां जाने की बजाय कहीं और चले गए। तो उस समय बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस था और इस समय बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है, इसमें जमीन और आसमान का फर्क मुझे लग रहा है। खास करके कर्नाटक इलेक्शन में जो बीजेपी को हार मिली, और सीधे सीधे जो राजनीति की समझ रखते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो विदेशों में, वो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार समझ रहे हैं और बीजेपी की हार कम समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को आभास हो गया है। और बीजेपी के तमाम मंत्री और समर्थक जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, राहुल गांधी वो ताक लगाकर बैठे हुए कि राहुल गांधी कुछ तो ऐसा कहेंगे कि हम उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन कोई भी, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, रविशंकर प्रसाद हो या फिर स्मृति ईरानी हो,
वो ऐसा लगता है कि रटा रटाया एक स्टेटमेंट है और वही बार बार जो है टेलीकास्ट कर दिया जा रहा है, उसमें कुछ भी जो है प्रभावी नजर नहीं आ रहा है। तो ये बीजेपी की बौखलाहट जो स्पष्ट दिखती है। और रही बात की एक कनेक्ट करने की, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसमें उन्होंने एक स्ट्रेंथ जो है वो बार बार कई सभाओं में बोल चुके हैं कि इंडिया की डाइवर्सिटी में एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसको मौजूदा सरकार जो है वो बड़े पैमाने पर नजरअंदाज करती रही। और ये जो गरीबी और अमीरों के बीच में जो खाई बढ़ गई है, असमानता बढ़ गई है, यही वजह है कि आगे आने वाला भविष्य जो है, अगर इसको हम समय पर इसको करेक्ट नहीं करेंगे, इसको पाटने की कोशिश नहीं करेंगे, तो भूखमरी का एक बहुत बड़ा जो संकट है वो भारत में आ जाएगा। हम कहते तो हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन जो हमारी सारी संस्थाएं हैं जिस तरह से कमजोर की जा रही हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि वी आर कॉपिंग, चीन की कॉपी हम कर रहे हैं। और ये जो द्वंद है ये पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इजराइल हो, दुनिया के अन्य देश हो या तुर्की हो। तो इस तरह का द्वंद पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और जो भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं वो किसी भी देश में इस जो संस्थाएं हैं उसको कमजोर करने के का सख्त विरोध करते हैं। और जो आम जनता है उनकी बातें आप देखते हैं कि इजराइल में अगर वहां पर उन्होंने, जो राष्ट्र प्रमुख है, उन्होंने एक एक्शन ले लिया कि न्यायालय के खिलाफ एक बिल पास करने का, आपने देखा कि सड़कों पे किस तरह से जो प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। तो जो जनता है उसमें काफी जागरूकता पहले से बढ़ गई है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम अब डिजिटल जमाने में आ गए हैं, और इस डिजिटल इसकी जो पावर है, इसकी स्ट्रेंथ का भी जिक्र राहुल गांधी समझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक डिजिटल जो है, और जब मैं खुद वहां पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोगों से मिला हूँ, कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट बन रहा है। और ये सारी चीजें जो राहुल गांधी की है ये बताती हैं कि भारत की जितनी भी समस्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से उन समस्याओं को नहीं समझ रहे, बल्कि वो लोगों से पर्सनल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा हिमांशु जी ने जिक्र किया कि वो चाहे वो ट्रकर्स के साथ मीटिंग हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग हो, चाहे बस में यात्रा करना हो, आम लोगों से मिलने की जो उनकी कोशिशें हैं वो काफी प्रभावी कर रही हैं। आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको, उनकी समझने की जो या फिर उनकी तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, ये काफी जो है लोगों पर असर डाल रही है। और ये डेमोक्रेसी का सपोर्ट करने वाले जो थिंक टैंक्स हैं इनको काफी ज्यादा जो है प्रभावित करती है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक सीधा सीधा थ्रेट बन रहे हैं, जो कि बीजेपी के लोगों को, और जो केंद्र में बैठे लोग हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक हैं, उनको ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि विचलित करने लगी है। और पीआर एक्सरसाइज जो अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चल रहा है, तो रेल मंत्री की बजाय ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरी की पूरी मंत्रालय, क्या उनको अपने मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है कि वो जो भी हादसा हो गया हो उसकी सही से कार्रवाई कर पाएंगे, या फिर जो जिनको जरूरतें, जिनको बचाव या फिर रेस्क्यू के लिए जो जरूरी चीजें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुनिश्चित करा पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हर जहां पर भी ऐसा लगता है कि सकारात्मक चीजें अगर प्रेजेंट करनी है तो वो प्रधानमंत्री के लिए सारा कुछ दे दिया जाता है और साइडलाइन कर दिए जाते हैं, कोई भी मिनिस्टर हो। तो आप ये डिसेंट्रलाइज करने की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो सीधा सीधा अपोजिशन में दिखती है बीजेपी। और ये चीज जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी फेवर्ड थिंक टैंक को या फिर थिंकर को पसंद नहीं है। जी जी नेहा जी, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं पीआर एक्सरसाइज दिखाई दी, और साथ ही आपने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो उन्होंने कनेक्टिविटी बनाई अपने लोगों से, अलग अलग तरह के जो समुदाय के लोग हैं, अलग अलग तरह के क्षेत्रों के जो काम करने वाले लोग हैं, उससे जो उनकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वह कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के अंदर एक अलग एक इमेज उनकी राहुल गांधी की बना दी है। मैं सुनील जी की बात करूँ, सुनील जी से आपने सुना कि नेहा जी को भी, हिमांशु जी को भी, इसमें एक बात तो ये बड़ी स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी का जो संवाद का जो कार्यक्रम है, जिस तरह से उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से, चाहे वो कामगार हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, या महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिस तरह से वह लगातार उनसे बातचीत का एक नया दौर उन्होंने शुरू किया है, उससे राहुल गांधी की इमेज पे भी फर्क पड़ा है। और साथ ही एक कुछ बातें और निकल के आती हैं, जो राहुल गांधी के जो बयान जिस तरह से आते हैं उस पर जिस तरह से कंट्रोवर्सी बीजेपी क्रिएट करती है। अभी जैसे हाल ही का बयान है कि उन्होंने अमेरिका में कहा कि मुस्लिम लीग को उन्होंने सेकुलर पार्टी बताया, इसको लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री तक एकदम लगातार एकदम चर्चा, वो उनके मुखालफत में आ गए और लगातार राहुल गांधी की आलोचना करने लगे कि जिन्ना की मुस्लिम लीग को इन्होंने सेकुलर कह दिया है।
ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, बताता है। तो इस तरह के जो बयान एकदम से बीजेपी पकड़ती है, उनके केंद्रीय मंत्री पकड़ते हैं राहुल गांधी के। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी को इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए, या उसमें और जब बयान देते हैं तो जरा और स्पष्ट रूप से उसका विस्तृत और बताएं, जिससे कि कोई कंट्रोवर्सी ना पैदा हो? क्या लगता है आपको सुनील जी? जो भी आपके बयान हो वो तथ्यपरक, फैक्ट्स अगर उसमें शामिल है तो आप उसके बारे में कोई भी नरेशन नहीं क्रिएट कर सकते। राहुल गांधी ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो तथ्यात्मक रूप से गलत है। राहुल गांधी ने लोगों के बीच जाकर के संवाद कायम करने का जो उन्होंने प्रयास किया वह उनकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि जो संचार के माध्यम है उनको नेगलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए आवश्यक था कि वो सीधे लोगों से जाके जनता से जुड़े। पर तो उन्होंने कहा भी था कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी, कहे कि ये मेरे लिए आवश्यक हो गया कि मैं लोगों से सीधे जाके संवाद कायम करूं। और अगर आप लोगों से सीधे संवाद काम करते हैं तो आपके बारे में कोई गलत बात अगर फैलाने की कोशिश करेगा तो बात चल नहीं पाती है। राहुल गांधी को अगंभीर और एक गैर जिम्मेदार नेता स्थापित करने के लिए जो सत्तारूढ़ दल ने प्रयास किया था, राहुल गांधी ने उसको खारिज कर दिया अपनी एक यात्रा के माध्यम से। आज जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी व्यक्ति है, मैं समर्थकों की बात तो नहीं कहता, लेकिन जो विरोधी व्यक्ति है वो राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार नेता नहीं मानता, वो अपरिपक्व नेता नहीं मानता, वो ये नहीं मानता कि जनता के सरोकारों से जुड़े हुए नेता ही नहीं है, या जो जनता का दुख दर्द है उस पर उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश में कोई चर्चा चल रही है तो वो माहौल बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो राहुल गांधी को जाता है। कौन व्यक्ति है, कौन सा नेता है, कौन सा राजनीतिक दल है जो आमने सामने सड़क पर उतर के लोगों के बीच में जाकर के सरकार की खिलाफत किया? राहुल गांधी के अलावा किसी का नाम नहीं बता सकते आप देश के किसी राज्य में। तो एक तरह की विश्वसनीयता कायम की राहुल गांधी ने विपक्ष के रूप में। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदे संगठनात्मक तरीके से खारिज करने की कोशिश की। यह सवाल पैदा किया जाता था कि विपक्ष है कहाँ, विपक्ष दिखता है क्या आपको, विपक्ष में कौन व्यक्ति है जो जिम्मेदारी से अपनी बात कर सकता है? यह सत्तारूढ़ दल ने सवाल पैदा किए। आज उन सभी सवालों को राहुल गांधी ने अकेले अपने राजनीतिक गतिविधियों से खारिज कर दिया। और राहुल गांधी ने जो बातें कही, अगर उन्होंने मुस्लिम लीग के बारे में अगर कोई बात कही तो क्या ये सच्चाई नहीं है कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के भारतीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाया था? क्या ये लोग इस तथ्य को भूल गए? प्रश्न ये नहीं ना कि आप एक तरफा बात नहीं कर सकते। अगर आप चर्चा चलाएंगे तो दोनों तथ्य सामने आएंगे आपके पास। और आप मुझे बताइए कि हाल के दिनों में, पिछले दिनों में मुस्लिम लीग किस सांप्रदायिक गतिविधि में शामिल रही है? मुस्लिम लीग ने कहा सांप्रदायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया? अतीत में कौन क्या था भारतीय राजनीति में? मोहम्मद अली जिन्ना अगर इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे तो आज ये बात कही जाती है कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो ग्रैंडसन है सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, चंदा दिया है। ये भी बात सामने आ रही है। कौन सी बात सही है? सवाल ये नहीं कि अगर जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया है या जिन प्रश्नों का जवाब दिया है, अगर वो तथ्यात्मक रूप से गलत है तो लोग राहुल गांधी को खारिज करने में 2 सेकंड का समय नहीं लेंगे। लेकिन वो दौर नहीं है। अगर राहुल गांधी ने कोई बात कही है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने बयान दिए हैं, तो वह वही बयान दिए हैं जो उन्होंने देश के भीतर दिया। अगर वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नीतियां आम व्यक्तियों के हितों के खिलाफ है, अगर वो ये कर रहे हैं कि सरकार की आर्थिक नीतियां देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि निवेश के कम होने की वजह से जो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी ढांचा है वो कम हुआ है और लोगों को परेशानियां बढ़ी, अगर वो आरोप ये लगा रहे हैं कि कृषि में निवेश कम होने से किसानों की स्थिति बदतर हुई है और जो उनको आश्वासन दिया गया था कि उनकी आय दोगुनी कर दी जाएगी, उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की, तो लोग क्यों नहीं मानेंगे इस बात? और अब तक जो सत्तारूढ़ दल एक तरफा संवाद कायम कर रहा था, एक तरफा लोगों के सामने तथ्यों को रख रहा था, उन तथ्यों को खारिज करने का काम राहुल गांधी ने किया। क्या एक तरफा बात की जा रही है? सच्चाई यह है, इसको आप समझिए। और जो लोग भारतीय मूल के लोग हैं, जिनके अपने संपर्क इस देश में भी हैं, वहाँ के नागरिक कुछ हुए हैं जिनको यहाँ आना नहीं है, लेकिन ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं लेकिन उनका अपने देश से संपर्क भी है।
वो अपने देश में हो रही राजनीतिक गतिविधियों के प्रति ध्यान भी देते हैं। तो उनका ध्यान राहुल गांधी ने आकर्षित किया और एक नए तरह का वातावरण उन्होंने तैयार किया कि जो सरकार कह रही है वही सच्चाई नहीं है। सच एक पूरे घटनाक्रम का एक पक्ष यह भी है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। और लोगों ने उस बातों को सुना और अब उन सभाओं में सवाल पूछ करके उन्हीं के मुंह से उसकी पुष्टि भी करने की कोशिश की। तो एक ऐसे नेता के रूप में राहुल गांधी उभरे। राहुल गांधी की आप कंट्रोवर्सी तो पैदा करने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कर थोड़े पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की कि लंदन में भी इन्होंने देश का अपमान किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अपमान किया। क्या देश के लोगों ने मान लिया? क्या जब लंदन में देश के अपमान करने की बात चलाई गई तो कर्नाटक में चुनाव हुआ। कर्नाटक में 75% जनता ने सड़क पर निकल के भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया, तिहाई के अंक में भी नहीं पहुंचने दिया और बुरी तरह से चुनाव हराया, उनको सत्ता से बाहर किया। सरकारें चुनाव हारती हैं, ऐसे इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक जो अब एंटी इनकम्बेंसी कारगर होती है, लेकिन इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी कि एकदम सिरे से खारिज कर दे आपको। उस राज्य का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे आपको चुनाव ना हारना पड़े। आप अपने आप को समझा लीजिए कि जो मेरा मत प्रतिशत है उसमें गिरावट नहीं आई। अगर उसमें गिरावट नहीं आई तो आपके सीट की संख्या, ठीक है, सांख्यिकी हमेशा तथ्य थोड़ा बताती है। सांख्यिकी के आधार पर आप अपने आप को समझा सकते हैं, अपने समर्थकों को समझा सकते हैं, लेकिन जो परिणाम वो भी तो सबके सामने है कि 104 से घिसट करके आप कहां पहुंच गए। और कोई भी इलाका ऐसा नहीं है, कर्नाटक का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे सीटों की संख्या भी कम न हुई हो, घटी न हो, और आपके जो विरोधी दल है उसकी संख्या बढ़ी न हो। उसका मत प्रतिशत भी बढ़ा है, सीटों की संख्या भी बढ़ा है, और आपको बुरी तरह से उसने सत्ता से बाहर कर दिया। जन समर्थन क्यों मिला? अगर कांग्रेस के नेता देश के बाहर जाकर के देश का अपमान कर रहे थे तो इस बात को क्या कर्नाटक के लोगों ने स्वीकार कर लिया? क्योंकि उसमें तथ्य नहीं था ना। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं, ये स्थापित सत्य है। और इसको आप किसी तरह से घुमा फिरा करके लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करें। आपका मतदाता जो आपका समर्थक है उसको स्वीकार करेगा, वो कहेगा बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ऐसा कर रहा है। लेकिन देश का जो सामान्य व्यक्ति है वो स्वीकार कैसे कर लेगा? क्योंकि हर व्यक्ति सरकार की तारीफ करने के लिए थोड़ा होता है। सरकार की आलोचना कौन करेगा? विपक्ष का नेता अगर सरकार की आलोचना नहीं करेगा तो कौन करेगा? सरकार को की गलतियों की तरफ इशारा करने का काम अगर विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? और क्या लोकतंत्र में सरकार की आलोचना के बगैर आप लोकतंत्र को जिंदा रख सकते हैं? और अगर लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, विपक्ष जरूरी है, सरकार के ऊपर हमला जरूरी है, तो देश की आलोचना कैसे हो गई? या तो आप लोकतंत्र की परिभाषा बदल दीजिए। और आज जब पूरी दुनिया एक गांव के रूप का रूप ले चुकी है, उसमें कहिए कि आप दिल्ली में कोई बात करेंगे और लंदन में जाके कोई बात करेंगे। अगर दिल्ली में आप कहेंगे कि साहब हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो यह उम्मीद छोड़ चुके हैं कि उनको रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अगर आप दिल्ली में बात करते हैं और यही सवाल जब आपसे न्यूयॉर्क में पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप? कि नहीं बहुत तो खुशहाली से हम जी रहे हैं, हमारे पास रोजगार का कोई संकट नहीं है, जितने लोग हैं, जितने पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, वो सबके पास रोजगार है। अगर दुनिया के तमाम 75% बड़ी कंपनियां यह कहती हैं कि भारत में हमको योग्य तकनीकी व्यक्ति मिलने में हमें असुविधा होती है, तो तथ्य है ना। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह बात कर रही है तो किसकी आलोचना है? क्या देश की आलोचना हो गई है कि सरकार की आलोचना है? तो या तो विपक्ष की आलोचना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, सरकार की आलोचना विपक्ष की से उम्मीद की जाती है, सरकार को के गलत नीतियों पे हमला विपक्ष के लिए आवश्यक है, विमर्श और संवाद लोकतंत्र की जरूरत है, जागरूकता हर लोकतांत्रिक देश में रहने वाले हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। और अगर यह कार्य आप संपादित करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का आप निर्वाह करते हैं, तो आप देश विरोधी कैसे हो जाएंगे? आप अपनी परिभाषा अपने लिए गढ़ लीजिए, अपने समर्थकों के लिए गढ़ लीजिए, लेकिन वो सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। और इन बिंदुओं पर राहुल गांधी ने भारतीय सरकार सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक माहौल बनाया, एक चुनौती प्रस्तुत की।
और यह चुनौती तथ्यपरक है, जिनको लेकर के देश में हलचल है। लोग बेरोजगारी के संकट से परेशान हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग महंगी होती हुई शिक्षा से त्रस्त हैं, लोग महंगी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था से त्रस्त हैं, लोग घटते हुए सामाजिक सुरक्षा के मानकों से त्रस्त हैं। और इन बातों को अगर विपक्ष का नेता कोई कहता है तो वह व्यक्ति जो इन चीजों से प्रभावित है, उसको ये लगता है कि उसकी अपनी बात कही जा रही है। वह अपने आप को उन बातों से जोड़ के देखता है, और ऐसे में इस विपक्ष के नेता की विश्वसनीयता बढ़ती है और सत्तारूढ़ दल के सामने चुनौतियां खड़ी होती है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन बात ये आती है निकल के कि राहुल गांधी का जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बदलाव अवतार दिखाई दे रहा है राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक जो लोग हैं वो ये कहते हैं। वहीं बीजेपी के लिए वो मोदी के सामने जो कहते थे कोई नहीं है विपक्ष का नेता, ऐसे में राहुल गांधी ना सांसद हैं और ना ही कोई ऐसे विशिष्ट पद पर, जैसा आपने कहा कि ये ऐसे किसी बड़े पद पर नहीं है राजनीतिक तौर पर, एक सामान्य राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या नेता के तौर पर उन्हें माना जाता है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी की वक्तव्यों को लेकर जिस तरह से बीजेपी रिएक्ट कर रही है, वह कहीं ना कहीं एक संदेश तो दे रही है कि बीजेपी के सामने राहुल गांधी चुनौती बन गए हैं। तो हिमांशु जी, आपको क्या लगता है पूरे परिदृश्य में, जैसे कहा जाता था कि बीजेपी राजनीतिक एजेंडा सेट करती थी, उसके आधार पर विपक्षी दल अपनी राजनीति की जो रणनीति थी बनाते थे, क्या वर्तमान में राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं राजनीति का, कि बीजेपी उस ट्रैप में फंस रही है राहुल गांधी के, जो जिस तरह से राहुल गांधी के वक्तव्यों को लेकर बीजेपी एकदम से उनके सारे मंत्री या उनकी जो पूरी आईटी सेल है वह लगातार उसकी आलोचना में लग जाते हैं। तो राहुल गांधी को वह लगातार खुद चर्चा में बनाए रखे हुए हैं बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं। क्या लगता है आपको पूरे इस परिदृश्य में, क्या आपका विषय, क्या सोचना? हिमांशु जी, आवाज पहुंची आपके पास? आवाज नहीं आ रही हिमांशु जी? मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ प्रशांत जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, बीजेपी के लिए उन्होंने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी है कि इस लेवल का पॉलिटिशियन होना भारत के लिए गर्व की बात है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और जिस परिपक्वता से वो दे रहे हैं, देश का कोई भी नागरिक जो है देश में ऐसे ही राजनेता की जो है छवि देखना चाहता है कि वो विभिन्न मसलों पर एक सुलझा हुआ, परिपक्वता से परिपूर्ण और लोगों से सीधा सीधा कनेक्टेड पॉलिटिशियन हो। और राहुल गांधी ने ये पैरामीटर सेट कर दिए हैं विदेशी धरती पर। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे यूएस में, तो भारतीय समुदाय ही नहीं बल्कि वो सभी लोग जिनका भारत में व्यापार से कुछ कनेक्शन है या फिर भारत की पॉलिटिक्स से कुछ कनेक्शन है, क्योंकि एक टसल जो है यूएस और चीन में चल रहा है और चीन का एक विकल्प के रूप में भारत को देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो भारत और अमेरिका के जो संबंध है, इसीलिए सब और ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं और एक नई ही ऊंचाइयों को जो है छूने की वो जो सारी प्रतिबद्धता है दोनों ही देशों ने दोहराई है। तो राहुल गांधी ने अब जो सेट कर दिया है कि ये लेवल होना चाहिए किसी भी पॉलिटिशियन का कि वो जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर दे और जो नीतियां हैं उन पर स्पष्टता दे और सवालों को सुनकर उनका समाधान भी सुझाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आलोचना करे, जैसा कि देखने को मिलता रहा है। खुद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 2014 के बाद से जो अपनी उपलब्धियां हैं उनको ही गिनाते रह जाते हैं, बल्कि किसी भी सवाल के प्रश्न के जवाब का स्वागत जो है उनकी तरफ से कभी भी नहीं किया गया। तो ये सीधा सीधा एक चैलेंज राहुल गांधी की यात्रा के बाद मुझे जो लगता है वो पोज हो गया है इन फ्रंट ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और बीजेपी के लिए। मैं चाहती हूँ कि अब हिमांशु जी आ गए तो वो ही सवाल ले। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अब आ रही है, क्योंकि मुझे सुनील जी ने जो बात की वो भी नहीं सुनाई दिया था और आपने जो सवाल किया वो भी नहीं सुनाई दिया था। हमारी आवाज आ रही है? मेरी आवाज? हाँ, तो मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हूँ जो नेहा जी ने कहा है कि बिल्कुल अब आपका बेंचमार्क ये होगा कि आप एक साइड की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, आपको डायलॉग्स करने पड़ेंगे, आपको पब्लिक के साथ पहले आप अपनी स्पीच दीजिए, फिर सवाल जवाब लेने पड़ेंगे और इस मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्या इसमें भी फिक्स गेम खेला जाएगा? मैं जहां तक ये सब चीजें समझता हूँ, जैसे मैंने गुजरात से मैंने पॉलिटिक्स कवर किए
1996 से मैं पत्रकारिता में हूँ, जब से बीजेपी यहाँ पे, तो फिक्स गेम कहीं ना कहीं खेला जाता है। तो शायद ये लेवल पे आएगा, लेकिन फिक्स गेम खेलने जाएंगे। पर इन सब मुद्दों को आप दरकिनार कर दीजिए। मेरा इतना ही कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का एक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, और राहुल गांधी जिस तरीके से कॉन्स्टेंटली हेडलाइंस मैनेज कर रहे हैं, हेडलाइंस में जिस तरीके से वो छाए हुए हैं, क्योंकि वो हमने देखा कि वो डिलीवरी बॉय के पीछे भी बैठ जाते हैं, डिलीवरी बॉयज के साथ वार्तालाप करते हैं, डिलीवरी बॉयज खुल के उनके साथ बात करते हैं कि हमको इतना पैसा मिलता है डिलीवरी का, हमको यहाँ पे गुजारा करना बेंगलोर में टफ हो जाता है। तो वो सबसे जुड़ते हैं, महिलाओं से, स्टूडेंट्स से, हर एक लेयर से, हर एक सोसाइटी ऑफ लेयर से। तो उसमें मुझे लगता है जिस तरीके से वो पहले उनको सुनते हैं, उनके साथ डायलॉग्स करते हैं, फिर उनके साथ कुछ समस्या का समाधान खोजने की बात करते हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा, जैसे रघुराम राजन जैसे लोग उनके साथ जुड़े, फिर एक्स रॉ के जो चीफ थे वो इनके साथ जिस तरीके से जुड़े, एक्स इकोनॉमिस्ट जो है जो इनके साथ इस तरीके से जुड़े, इकोनॉमिक एडवाइजर, तो बहुत सारे लोग, फिल्म फ्रेटर्निटी से कमल हसन जैसे लोग उनके साथ जुड़े, वार्तालाप किया, साउथ को समझने की उन्होंने कोशिश की। तो ये जो चीजें हैं और ये जो ऑप्टिक्स बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है, और अगर मान लीजिए कि 2024 में ऐसे, क्योंकि अभी ये शुरुआत हुई है, उनका भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 जो कि गुवाहाटी से लेकर पोरबंदर तक का है, वो फिलहाल बाकी है। अब वो जैसे ही होगा, वो जैसे मतलब बिल्डअप होगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है बीजेपी में ना सिर्फ बौखलाहट है, बट बीजेपी कॉन्स्टेंटली राहुल गांधी के हर एक वर्ड, हर एक स्टेटमेंट को स्टडी कर रही है, और कहाँ पे इनको फिक्स किया जाए कि कौन सी वो ऐसी बात करते हैं जिसके जरिए उसके सामने एक एंटी कैंपेन बिल्टअप किया जाए। इसके ऊपर वो लोग कॉन्स्टेंटली, इनकी जो आईटी फोर्स है, आईटी मशीनरी, क्योंकि अमित मालविया का स्टेटमेंट आप देखिए, अमित मालविया ने जिस तरीके से ट्वीट करना शुरू कर दिया। हालांकि मीनाक्षी लेखी जो उस दिन एक महिला पत्रकार उनके पीछे दौड़ रही थी, ये जो रेसलर्स का मुद्दा है उसको लेके सवाल जवाब करना चाहती थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट सीधे स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें बहुत क्लियर है कि राहुल गांधी कहीं पे अगर कोई गलती करते हैं तो उस गलती को कैसे पकड़ के किया जाए। हालांकि कर्नाटका में भी ये चीज करने की कोशिश की गई थी, जब बजरंग दल पे बैन लाने की बात आई तो बजरंग बली का मुद्दा वहां पे आ गया, लेकिन वहां पे जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, कांग्रेस का खुद का एक बेस है, तो उन्होंने उस मुद्दों को दरकिनार कर दिया। हिजाब के ऊपर भी वहां पे बहुत सारी डिस्कशन हुई। अभी हम कल परसों हमने देखा मध्य प्रदेश में भी ये शुरू हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अभी चुनाव है। तो ये सब चीजें उस तरीके से चलती रहेगी, लेकिन उसमें राहुल गांधी एक ऐसे, क्योंकि देखिए राहुल गांधी का भी एक चीज आपको स्टडी करना पड़ेगा। जहां तक उन्होंने अदानी के मुद्दे पे बात की और ये पूरा मामला इस तरीके से आया कि उनको संसद पद उनका चला गया, ये सब बातें हो गई, अभी अदानी के मुद्दे पे साइलेंस हो गई है अचानक से कांग्रेस में। ये क्यों हो गई है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्रोनी कैपिटलिज्म को लेके जो कांग्रेस का एक स्टैंड था वो सडनली साइलेंट हो गया है। तो क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है कि हम इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, हम जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है या इकोनॉमी की जो परिस्थिति है उसके ऊपर, या महिलाओं का जो चीज, महिलाओं के साथ महिलाओं का शोषण हो रहा है, या ये जो चीजें आजकल मतलब क्लेम स्टॉल, बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग है। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है कि उनको क्रोनी कैपिटलिज्म को नहीं टच करना है, बट कहीं ना कहीं लोगों को क्या चाहिए। और वो जो बात कही ना उन्होंने कि नेता अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि लोग कुछ बात कर रहे हैं बॉटम पे और नेता कुछ बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस। तो मुझे लगता है वो कहीं कनेक्ट उस तरीके का ढूंढ रहे हैं कि मुझे चलिए इन सब चीजों पे बात नहीं करनी है, लेकिन जो पब्लिक के जो सवाल है उन्हीं के ऊपर मैं बात करूंगा। तो पिछले दिनों में जब से कोर्ट का मामला हुआ, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म वाली बात हो गई, संसद में जिस तरीके से बवाल हो गया अदानी के मुद्दे को लेके, उसके बाद मैंने देखा है कि ऑल ऑफ अ सडन कांग्रेस का जो स्टांस है वो मुद्दों पे आ गया है और ना ही क्रोनिक कैपिटलिज्म। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी क्या कर रही है, कांग्रेस भी मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता भी आज उनके जिस तरीके से मार्गदर्शक है, तो कहीं ना कहीं एक मैच्योर लेवल की पॉलिटिक्स अभी कांग्रेस ने खेलना शुरू कर दिया। हालांकि वो इतने साल सत्ता में थे तो उनको पता है कि पब्लिक को क्या चाहिए। ये पब्लिक को आप डिस्पोजेबल इनकम दे दीजिए, 2 टाइम का खाना दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कहाँ पे हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने वो भली भांति समझ लिया और इस दिशा में वो जा रहे हैं। लेकिन ये 2024 तक सभी पार्टी, सभी लोग अगर इकट्ठा होकर इस मुद्दे पे कायम रहते हैं, और सबसे बड़ी चीज उनके कार्यकर्ताओं की फोर्स जो एक वोट्स में अगर उसको कन्वर्ट कर देती है, तो इस दिशा में पूरी की पूरी क्रांति आएगी। लेकिन फिलहाल
उन बीजेपी के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी है, जिस तरीके से वो एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे खड़े हो रहे हैं और उसको एक मैच्योर नेता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आपने उनकी इमेज खत्म तो कर दी थी पिछले सालों में, लेकिन अभी उन्हें एक मैच्योर लीडर के तौर पे देखा जा रहा है। और इसके चलते मुझे लगता है कि बीजेपी कॉन्स्टेंटली उनको कहीं ना कहीं उनकी कोई अगर गलती हो जाए तो उसको लेकर टारगेट करती रहेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल बीजेपी उनको टारगेट करती रहेगी, क्योंकि वो लोगों के माइंड में एक तरीके से डाउट डालना चाहेगी कि वो उस मैच्योरिटी लेवल उसमें नहीं है अभी नेता के तौर पे जो दिखाया जा रहा है, वो जो बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार ये दौर अब चलता ही रहेगा और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव क्योंकि अब नज़दीक धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ये जो राजनीतिक लड़ाई है और धीरे धीरे आगे बढ़ती हमें दिखाई देगी। और राहुल गांधी की जो विदेशी दौरे हैं, जिस तरह से वे बीजेपी पे आक्रामक हैं वहाँ पर, और उससे बीजेपी जिस तरह से एकदम हैरान परेशान सी दिखाई देती है, तो उससे ये तो बिल्कुल आभास हो गया है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, चाहे वो देश के अंदर और विदेश के अंदर, बीजेपी को परेशान कर रही है। और भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात जो दो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं, चुनावी परिणाम जो आए हैं, उसने बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौती और बढ़ा दी है। ये बड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये भी बड़ा स्पष्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। और जिस तरह से आपने इस पूरे विषय को, हमारे जो अतिथि थे आज, जो हमारे पैनलिस्ट थे, उन्होंने जिस तरह से रखा है, निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी, क्योंकि बड़ा सारगर्भित और सार्थक विश्लेषण हमारे अतिथियों ने किया है। मैं सुनील शुक्ला जी का, नेहा जी का और हिमांशु जी का, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने बहुत ही सारगर्भित विश्लेषण से हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी चर्चा प्रस्तुत की। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।